नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। चर्चा आज हम लोग लोकसभा और राज्यसभा जो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटना पर संसद में चर्चा हो रही है। कल दोपहर बाद 2 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक और आज सुबह ही 11 बजे से पुनः वो चर्चा शुरू हुई है। अभी तक उसमें सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा के दौरान शामिल नहीं हुए। आपको याद होगा कि पहलगाम की घटना के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार विपक्ष सर्वदलीय बैठक कराने और प्रधानमंत्री की उपस्थिति की मांग कर रहा था, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा था, लेकिन विपक्ष की बात नहीं मानी गई। लोकसभा में सदन के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में सदन के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों की तरफ से प्रधानमंत्री को पत्र भेजा गया, लेकिन उसका जवाब आज तक नहीं आया। पूरा देश ये जानना चाहता था कि ऑपरेशन पहलगाम में 22 अप्रैल को 1 घंटे तक वो आतंकवादी कैसे आए 100 मीटर इतनी दूरी से 26 लोगों को चुन चुन करके मार दिया और उसके बाद फिर वहां से चले भी गए। देश जानना चाहता था उनका क्या हुआ। ये दीगर बात है कि इधर संसद में चर्चा शुरू होती है पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर, और उधर कश्मीर में 3 आतंकवादी बताए जा रहे हैं कि उनको मार गिराया सेना ने। ये एक संयोग था, हम इसे इत्तेफाक ही कहेंगे, क्योंकि अगर नियोजित तरीके से काम होता तो ये घटना बहुत पहले अंजाम तक पहुंचा दी गई होती। संसद में चर्चा के दौरान चाहे रक्षा मंत्री ने कुछ कहा हो 1 घंटे के दौरान, या आज गृह मंत्री ने कहा हो, घटनाक्रम क्या रहा 22 अप्रैल से लेकर के और 10 मई तक, उसका जवाब देने के लिए सदन विपक्ष ये जानना चाहता था कि वहां पहलगाम में चूक हुई तो कैसे हुई, और अगर हुई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था, और जो जिम्मेदार था उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। विपक्ष ने कांग्रेस की तरफ से यह बताया गया कि जिसका उदाहरण आप ले रहे हैं मुंबई हमले का, गृह मंत्री ने भी इस्तीफा दिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दिया। केवल और केवल सत्ता पक्ष तुरंत बैक जाता है और 1947 और उसके पहले की बात करना शुरू करता है। पंडित नेहरू, यहां तक कहा गया कि विभाजन के लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार थे। ये पूरा देश जानता है कि जिम्मेदार कौन था विभाजन के लिए, नेहरू या गांधी या पटेल या पूरी कांग्रेस जो स्वतंत्रता संग्राम में जिसने भाग लिया था वो जिम्मेदार थी, या जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया वो जिम्मेदार था। इन सब चीजों पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे और हम जानना चाहेंगे अपने वामपंथी नेता अमृत कुमार जी से। हम ये चाहेंगे, अमृत कुमार जी से ये गुजारिश करेंगे कि थोड़ा पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद, मुंबई हादसा, मुंबई का आतंकी हमला, इन सब के साथ साथ थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए ये भी प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि विभाजन का जिम्मेदार कौन था। अमृत कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।
धन्यवाद आपको। मैं भी चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की बात से ही शुरू करूं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर किया गया तमाशा बुरी तरह सरकार के लिए उल्टा पड़ गया है। ये संसद में दिखाई दे रहा है। यह ऑपरेशन मिलिट्री लक्ष्य नहीं था, बल्कि आतंकी घटना के बाद आलोचना से बचने के लिए ये हमला किया गया था। पाकिस्तान द्वारा चीनी विमानों की मदद से भारतीय विमानों को निशाना बनाया गया। घबराई हुई मोदी सरकार ने हमला रोक दिया और विमान भेजने की हिम्मत नहीं हुई। यह ऑपरेशन मिलिट्री फेलियर और कूटनीतिक असफलता साबित हुआ है। यह जो है बिल्कुल इसका कंक्रीट जवाब है। अगर आप भी नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं इसका व्याख्या करूंगा। इसमें एक चीज मैं जानना चाहूंगा, मिलिट्री फेल्योर कहाँ से हुआ? मिलिट्री फेल्योर नहीं तो इसे हम कहेंगे नहीं, ये राजनीतिक फेल्योर, पॉलिटिकल फेल्योर जरूर था। नहीं, असल में यह ऑपरेशन कोई मिलिट्री लक्ष्य हासिल करने के लिए था ही नहीं। अगर हमारी मिलिट्री लक्ष्य हासिल करने के लिए बढ़ी तो उसे हमारे विमान नहीं गंवाने पड़ते। इतना है कि हमारे विमान नहीं गंवाने पड़ते। और मिलिट्री का लक्ष्य अलग होता है, सरकार के डायरेक्शन के अंतर्निहित होके उनका लक्ष्य अपना अलग होता है। आपने देखा होगा कि मिलिट्री के बड़े अफसरान CDS तक ने इस देश में कुछ नहीं कहा, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग बयान जो है उनके आते रहे। ये हवा में नहीं है। जिस तरह से हमारा प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक से भागता रहा, जिस तरह से संसद में बात करने से भागते रहे, जिस तरह से कल से तैयारी हो रही है, तैयारी है तब सिंदूर ऑपरेशन पर कि नहीं, पहले सिंदूर ऑपरेशन पे बात होगा, SIR पे नहीं होगा, तो इसका मतलब ये बहुत ही अति संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है। तभी सरकार भी सोचती है कि इस पर बात करके किनारा हो जाए, क्योंकि और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं इस दौरान? आज वो संभवतः संबोधित करेंगे, करना भी चाहिए। लेकिन जब तक हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, तब तक तो वो सदन के भीतर दिखाई भी नहीं दी, और वो दिखाई भी देंगे तो राजनाथ जी के और जो है अमित शाह के बयान को ही आगे बढ़ाएंगे अपने ढंग से। वो एक्टर बड़े अच्छे हैं, जोकर बड़े अच्छे हैं। वो जोकरी का राग जो है अलापेंगे, उनके लोग में थपथपाएंगे और अंततः मैं बिल्कुल जानता हूं कि विपक्ष को मजबूर होके उनके भाषण के दौरान ही बाहर चले जाना पड़ेगा। क्यों सुनेगा विपक्ष को? ये होने वाला। और आप देखिएगा, अगर इस पर और अगर कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो मैं बोलूँ, अन्यथा जो है विभाजन पर बात करूँ। चलिए। नहीं, हम ये जानना चाह रहे थे कि बार बार जो विपक्ष इनसे डिमांड कर रहा था, बहुत बड़ी डिमांड भी नहीं थी, मांग सिर्फ इतनी थी कि पहलगाम में जो घटना हुई जिसमें कि 26 लोगों को मार गिराया गया आतंकियों ने, वो कैसे हुआ? जबकि सरकार 2019 के बाद से, जब 370 हटाया गया, उसके बाद से ये दावा करने लगी कि वहां सब आतंकवाद पूरी तरह से मिट गया है, सब कुछ अमन चैन हो गया है, आप देशवासी कश्मीर आए और घाटियों में घूमें। और ये सरकार पर भरोसा करके, विश्वास करके भारतीय सैलानी वहां जाने लगे थे, और इससे कश्मीरी भी खुश थे कि उनका पर्यटन उद्योग आगे ऊपर बढ़ रहा था।
वहां एक सरकार बनी, लेकिन फुल फ्लेज सरकार नहीं है। उसकी शक्तियां छीन ली गई हैं। वो शक्तियां एलजी में हैं, केंद्र में हैं। ऐसी सूरत में जब वहां ये 26 लोगों को मार गिराया गया, तो आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई ना कोई तो बड़ी चूक होगी, जिसमें कि एक दो नहीं 26 लोग, वो भी गिन चुन करके मारा गया। ये क्या लैप्सेस नहीं थे? इसकी जिम्मेदारी किसी को नहीं लेनी चाहिए थी? असल में यह जिम्मेदारी तो अंदर घटती हुई घटना की जिम्मेदारी अमित शाह को ले लेना चाहिए था, पहले ही आगे बढ़ के लेना चाहिए। ये गए भी थे वहाँ जी, गृह मंत्री के रूप में, लेकिन गृह मंत्री के रूप में गए और आके इन्होंने क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? नहीं। जनता को बताया कि यहाँ ये प्रॉब्लम थी। कोई डायरेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स इनके अंडर में होता है, रक्षा मंत्रालय के अंडर में नहीं होता, इनके अंडर में होता है। क्या उनको कोई सजेशन दिया? क्योंकि वो सजेशन देने की स्थिति में है ही नहीं है। ये तो जैसे हम लोगों के यहाँ कहावत कही जाती है कि बंदर के हाथ में नारियल। हालांकि आज संसद में वो बता रहे थे कि 22 तारीख को घटना हुई, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जब यूएई से आए तो उन्होंने 23 तारीख को बैठक की सैन्य अधिकारियों के साथ, सुरक्षा अधिकारियों के साथ। उसके बाद 30 तारीख को फिर एक बैठक हुई, जिसपे कि उन्हें खुली छूट दे दी गई थी अपना डिसीजन लेने के लिए। नहीं, ये सवाल ये है कि जो है सीज फायर के साथ उनका जो है वापसी हो रही है। देखिए, आप सबको कनेक्ट करिए, सीज फायर के साथ उनकी वापसी हो रही है देश में। तो वापसी अगर हो रही है तो उनको स्वयं जो है विपक्षी दलों को कॉल करना चाहिए। प्रधानमंत्री का आवास भी बहुत बड़ा होता है, उसमें सब लोग समा जाते और वहीं एक निर्णय होता कि भाई ये स्थिति है देश के साथ, आपके सामने है, अब क्या करें। तो उस समय तत्काल जो है, जो हमारे विपक्षी नेता हैं, जैसा कि किया जी, उन्होंने तुरंत जो है वो 22 अप्रैल के बाद ही तो उन्होंने सरकार को समर्थन दे दिया। अब मुझे ये लगता है कि जो विपक्षी नेता थे वो इस बात को समझ गए कि यह अब जो है एक अलग चुनाव, बिहार का चुनाव जीतने के लिए हम लोगों को खलनायक बना न दें। तो सारा पावर डेलीगेट कर दिया कि आप पावरफुल हैं, पूरा भारत आपके साथ है। और वो दिखाई भी दिया, जनता भी, क्योंकि आज की लड़ाई नहीं है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, एक लंबी लड़ाई चली आ रही है। तो पावर डेलीगेट हो गया। अब ये सत्ते में आ गए, क्योंकि अब किसकी आलोचना करेंगे? तो यह स्वयं नहीं है उसमें, उस बैठक में, आपको ज्ञान होगा, पूरा देश जानता है कि नहीं है, बल्कि ये बिहार में जाकर चुनावी सभा कर रहे हैं और वहां से कह रहे हैं कि सिंदूर बह रहा है। अरे मुहावरा भी ऐसा बोलो कि जो पचने लायक हो, मुहावरा हवा में नहीं बनते। तो अब उसके बाद देखिए कि तुरंत विपक्ष कॉल करता है सरकार को कि भाई आप संसद बुलाइए, क्योंकि संसद बुलाने का अधिकार संसद का नेता प्रधानमंत्री होता है, उसी को है। और हम डिस्कस किया करें, वो डिबेट का मुद्दा नहीं है, डिस्कस करें कि हम कैसे निपटें जी, आतंकवाद से कैसे निपटें जी। और उस तरह से निपटा जाए। अब यह इनके सामने संकट ये आ गया कि अगर हम संसद बुलाते हैं तो हमें सीज फायर करने के लिए भी संसद बुलाना पड़ेगा। दुनिया के किसी भी देश में आप देखिए, ट्रंप बहुत सी बदमाशियां कर रहे हैं, लेकिन प्रेस के सामने आते हैं, अपने सीनेट में जाते हैं, ये सब कुछ करते हैं ना, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। तानाशाह भी जो है वो अपने संसद को अपने पक्ष में रखता है और जो है वो जो भी करना होता है करता है। हाँ, हिटलर जैसे मोदी ने सोच लिया है कि हम जनता बदलेंगे और जनता चिन्हित करेंगे
कि वोट कौन करेगा। अब SIR आ गया, देख लीजिए कि वोट कौन करेगा, क्योंकि हम तो सत्ता में 50 साल तक बने रहे। ठीक है भाई, 50 साल तक आप बने रहिए, लेकिन जिस संविधान का शपथ लेके आए हैं वही संविधान आप। चुनाव आयोग देखिए, चुनाव आयोग क्या कर रहा है। चुनाव आयोग जो है जो अब तक के अपडेट्स हैं उसने नहीं माना है वो अदालत के सुझाव को, आग्रह को उसने ठुकरा दिया है। वहाँ भी बहस चल रही है या डेट पड़ा होगा, ये अभी मैं नहीं जानता कौन सी डेट पड़ी है। तो अंतिम जो निर्णय है वो अदालत के हाथ में है, उसका हमें इंतज़ार तो करना ही है। लेकिन बहुत से लूप हैं। आप कहते हैं कि आतंकवाद पूरी तरह से खत्म है, आप आइए, आप जो है अपना देश को निहारिए, जमीन खरीदिए। हाँ, और लोग जाते हैं तो जहां जा रहे हैं, हार्ट ऑफ द कश्मीर वह इलाका है जो सुनसान पड़ा था। वहां कोई भी जाएगा, विदेशी भी जाएगा तो वहां जाता है। वही जगह है जिसको लेके सिंगापुर जो है वो बनाने के लिए हरी सिंह सोच रहे थे। कभी वो मजबूर हो गए तो भारत के साथ आ गए जब पाकिस्तान ने कब्जा करना शुरू किया। नहीं तो वो भारत के साथ वो भी नहीं आना चाहते थे जी। वो इसको अपना पूरा आज भी पर्यटन पे केंद्रित है वो जी। और उस समय भी पर्यटन पे केंद्रित था। उसे पर्यटन, दुनिया का एक महान पर्यटन बनाना चाहते थे, केंद्र बनाना चाहते थे। और हमारी भारत सरकार ने भी आज़ादी के बाद या हमारे साथ शामिल होने के बाद उसमें सोचना शुरू किया। और 370 का जहाँ तक सवाल है, 370 खत्म नहीं हुआ है, ये आप कोई भ्रम में रहे तो रहे। 370 ही सेतु है हमारे साथ जुड़ने का, उस राज्य का। 370 को डाइल्यूट किया जाता है, धीरे 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 डाइल्यूट किया जाता तो है। ये प्रक्रिया तो आज़ादी के बाद से ही है, नेहरू जी के पीरियड से चल रही है। हाँ, आज़ादी के बाद से ही है। नेहरू और पटेल ने मिलकर के बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जो स्टिफनेस थी उसको लूज किया। हाँ, जबकि यह जानकारी होनी चाहिए इस रिमर उड़ाने वालों को कि पटेल सोच रहे थे कि जैसे अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों हम इस पर इन्वेस्ट करने जाएं, खर्च करने जाएं, यह राज्य अलग ही है तो रहने दो इसे। हाँ, उस पर राज नहीं किया। तो उसी तरह से ये सोचते रहे कि ठीक है, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया तो पाकिस्तान समझे और कश्मीर समझे, ये हम मुद्दे को हम लोग छोड़ें और देश को वो करें, क्योंकि वहाँ वो बल प्रयोग भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन वहाँ जनता का निर्णय था वो कि हम भारत के साथ जा रहे हैं। जी। आपको याद होगा कि वहाँ की नर्तकियाँ जब ये देखें कि सेना चली आ रही है तो उनका रास्ता घेर लिया, मनोरंजन करने लगी। सेना को मनोरंजन आज भी चाहिए, आप देखे होंगे कि जो है वो विभिन्न रूपों में वो सब कुछ न्यौछावर कर दिया जो है देश के लिए। तब सेना वहाँ टिकी रही, नहीं तो जो टाइम लगा विलय में जी उस समय तक जो है पाकिस्तान की सेना जो है पूरी कश्मीर पर कब्जा कर ली होती जी, है ना। तो ये हमको समझना पड़ेगा। अब अगर देखा जाए कि वो एकदम ऐसा जगह बनाया गया है कि जब हम कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, आंतरिक आतंकवाद और बाह्य आतंकवाद दोनों खत्म हो गया है जब से हमने 370 लगाया। तो 1 घंटे तक या उससे ज़्यादा समय तक गोलियों की गड़गड़ाहट चलती है और हमारी सेना को भनक नहीं।
क्या वो ये संजोग है या जो है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन क्या वो आतंकवादी, एक सवाल तो बनता है, क्या वो आतंकवादी 96 दिन तक इंतजार करते रहे कि आओ मुझे मारो उसी जंगल में? यानी कि मिलिट्री लक्ष्य भी नहीं था। अगर वो आतंकवादी कल मारे गए हैं जी, तो मिलिट्री लक्ष्य भी नहीं था वो, क्योंकि मिलिट्री को वो लक्ष्य का डायरेक्शन सरकार की ओर से मिलता है, वो नहीं था, जो कि दबी जबान से जो है वो बाहर पाकिस्तान के संबंध में बोल दिया है, लेकिन हिंदुस्तान के संबंध में हमारे सेनाधिकारी ने नहीं कहा है ये बात। उसको मैं कह रहा हूँ कि मिलिट्री, इसी वजह से कह रहा हूँ कि अगर सरकार के अनुसार मिलिट्री लक्ष्य था तो फेल्योर है। सरकार का कूटनीतिक प्रयास इतने दिनों तक था, 2011 से ही, वो फेल्योर है। और चीन के भय से ये बैक हुई है। ट्रंप तो जो है मोदी जैसे भड़भड़िया व्यक्ति हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, और बोल दिए जैसे ये भी हाउडी ट्रंप किए, वो भी जो है फ्रेंड कहा, आज फ्रेंडशिप दिख रही है। तो ये कहानी। अब इसमें कोई आपको लगता हो? नहीं, आपने जो मुझे समझाने की कोशिश की या हमारे दर्शकों को जो समझाने की कोशिश की, उससे एक चीज स्पष्ट होती है कि मिलिट्री ने, हमारी सेना ने पूरी बहादुरी और पराक्रम के साथ उनको जो दायित्व सौंपा गया था, हाँ, जितना लक्ष्य सौंपा गया था, वो उन्होंने पूरा किया। अब सवाल ये उठता है कि उनको क्या लक्ष्य दिया गया था, किसने दिया था? देने वाली तो सरकार ही थी। तो यहां आपका पॉलिटिकल विल, आपकी कूटनीति, आपकी रणनीति, वो फेल हुई। सेना हमारी फेल कभी नहीं हुई, आजादी के बाद से लेकर के आज तक। इतना अदम्य साहस, इतना पराक्रम, इतनी सूझबूझ, इतना कौशल, मैं इस वो सब आधार कुछ है। पे इस बात को कह रहा एक हूं। चीज और कहूंगा कि इसके पीछे अगर आपका कोई लक्ष्य होता आतंकवाद के समाप्त करने का, या आतंकवादी देश के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने का, तो आप लगातार अपना बजट नहीं, रक्षा बजट नहीं गिराते। यही नहीं, यदि आपका लक्ष्य है और सही में साफ नियत के साथ लक्ष्य था, तो तब न सेना अपनी टारगेट पूरा करती जी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह कोई मिलिट्री लक्ष्य नहीं था। जो झूठा प्रचार किया गया कि हमने सेना को बंद कमरे में बैठ के आपने सेना को जो है डायरेक्शन दे दिया, वो डायरेक्शन क्या दिया वो सेना के अधिकारी जानते हैं और आप जानते हैं। आपको अमृत कुमार जी एक चीज बतावें कि उस दौरान ही हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था। प्रोफेसर MP सिंह जो कुशल राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और लॉ के बहुत अच्छे जानकार भी हैं, पहलगाम की घटना के बाद जब जवाब देने की बात आ रही थी, उसी समय उन्होंने एक वाक्य कहा था कि ये और कुछ नहीं कहेंगे, सेना को आगे कर देंगे। जैसा कि उन्होंने कहा है कि आपको पूरी छूट दे दी गई। अब सेना, इनके सोच में यही है कि अब सेना जाने, अगर अच्छा हो गया तो वो हमारा, अगर कुछ गड़बड़ाया तो वो सेना का। ये बात उस मई के महीने में प्रोफेसर MP सिंह ने कही थी, और वही सब कुछ आज सामने बिल्कुल दिखाई दे रहा है। हाँ, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आज फिर से संसद के भीतर गृह मंत्री ने नेहरू के ऊपर आक्रमण करते हुए कहा कि विभाजन कांग्रेस की देन है, नेहरू की देन है। थोड़ा सा हमारा समय भी अब काफी हो चुका है, तो चलते चलते जिन लोगों ने यह आरोप लगाया है उनके लिए मेरा जवाब यही है कि द्विराष्ट्रवाद राष्ट्रवाद के नाम पर किसने भारत में अंतरिम सरकार बनाई? अंग्रेजों ने जब फूट डाली थी, क्योंकि अंग्रेज चाहते ही थे कि भारत दो देश बन के रहे। तो किसने सरकार बनाई थी 1935 में? किसने रिजेक्ट किया था उस सरकार को? यह पहले जाने। वो कांग्रेस थी
कांग्रेस में नरम दल भी था, गरम दल भी था उस दौर में। यह कांग्रेस थी जो उसका जो है वो बहिष्कार किया था कि हम ऐसी सरकार नहीं बनाते। जैसे हम लोगों के यहाँ कहावत है कि बड़की बहुरिया के बड़ दुलार और हाड़ी डाली छुआही के नाम, मैंने कोई अधिकार नहीं है दुलार तो है, तो ऐसी सरकार बनी। और इसका अफसोस भी जताया था तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष पाकिस्तान का, जो हाँ जी, जिन्ना साहब। जिन्ना साहब। तो अफसोस जताने से क्या होता, अब तो जो अफसोस तो उन्होंने तब जताया जब उन्होंने सरकार बना लिया और अपनी ही सरकार का हाल देखने के बाद में उन्होंने उनको ये जागृत हुआ कि कांग्रेस सही कह रही थी। नहीं तो आपको आज एक खुलासा करूं मैं कि अगर दो देश नहीं बने होते तो समाजवाद का प्रभाव बड़ी तेजी से आता, ये अंग्रेज नहीं चाहते थे, क्योंकि सोवियत संघ से एकदम डायरेक्ट टच में भारत होता। और उस आज़ादी का आंदोलन भी हमारा बहुत हिस्सा जो है वो चाहे कोई भी रहा हो आज़ादी का दीवाना, उस पर सोवियत संघ का प्रभाव रहा। अब किसानों के नेता हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू। जब किसान पीटे गए तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि जाके देखो तुम्हारी बैरिस्ट्री किस काम की, क्या हुआ वहाँ। और वो मैदान में आते हैं और किसान नेता होकर उभरते हैं। तो इस बात को समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने विभाजन को भी स्पष्ट किया, आपने ऑपरेशन सिंदूर को भी स्पष्ट किया, और इस सरकार का कि मंशा क्या थी। अगर मंशा, नीयत साफ होती तो लहू में सिंदूर नहीं बहता, घर घर महिलाओं को सिंदूर नहीं भेजा जाता, और जिन बेटियों का, देश की जिन बेटियों के सामने उनका सुहाग उजाड़ा गया, उन दरिंदों का और दहशतगर्दों को समाप्त करने के लिए 98 दिन तक इंतजार नहीं किया जाता। इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये वार्ता, ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे एक अनुरोध, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छी खबरों के लिए, सच्ची खबरों के लिए अजय चतुर्वेदी, नमस्कार।